हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। माय नेम इज़ डेविड और हम लोग का ये सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में जो कि लेक्चर 2 है, इसमें हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। हम लोग ये देखेंगे कि रेजोनेंस से एक कंपाउंड में क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेजोनेंस से ये होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, मैं आप लोग को बहुत स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो रेजोनेंस एनर्जी से एक कंपाउंड में क्या फ़र्क पड़ता है और उससे हम लोग एक कंपाउंड को क्या बेनिफिट होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ रिएक्शन सिखाता हूँ। ये हम लोग का है, आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? बिकॉज इसमें एक पाई बॉन्ड है तो ये इन है, तो ये हो जाएगा हम लोग को साइक्लोहेक्सीन। ये हम लोग का कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन। इसमें हम लोग करा रहे हैं रिडक्शन। जब इसमें हम लोग रिडक्शन कराते हैं, H2 ऐड हो रहा है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इन दोनों जगह पर पे हाइड्रोजन लग जाएगा। अब यहाँ पर आता है एक नया टर्म आता है, एक नया टर्म नहीं है लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये है डेल्टा H। डेल्टा H का मतलब होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी कुछ नहीं है, एंथैल्पी का मतलब होता है कि जो एनर्जी चेंज हुआ वो होता है H। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा का मतलब है कि ये डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो डेल्टा H का मतलब हुआ कि डिफरेंस इन एंथैल्पी। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है वो होता है 120 किलो जूल पर मोल विथ अ नेगेटिव साइन। वो नेगेटिव साइन का एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, उसको समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि एंथैल्पी को हम लोग निकालते कैसे हैं। डेल्टा H जो कि हम एंथैल्पी बोलते हैं, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर आपको कहीं का भी कोई भी डिफरेंस पूछता है तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कुछ भी हो, चाहे लेंथ का पूछे, डिस्टेंस का पूछे, वेट का पूछे, अगर कोई भी चीज़ का डिफरेंस पूछता है तो ये बहुत ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब इसका एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या है हमारा यहाँ पर? साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको मिलता है डेल्टा H, जो कि है एंथैल्पी चेंज। एक्सपेरिमेंटली हमको ये मिला था 120 किलो जूल पर मोल और यहाँ पर है नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ER है इसका वैल्यू ज़्यादा है और इसका वैल्यू थोड़ा कम है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम 4 - 2 करेंगे तो ये 2 आएगा क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, पॉजिटिव साइन है, बड़ा वैल्यू है। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दें 2 - 4 कर दें तो ये अब -2 हो जाएगा। क्यों? जो बड़ा वैल्यू है उसके सामने नेगेटिव साइन है, इस वजह से आंसर में क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है, इसी चीज़ को कैरी करते हैं। यहाँ पर माइनस आया है, इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट का एनर्जी है वो ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या है? वो है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का एनर्जी ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट है हमारा EP, जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बताता है वो कम है। जो कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, तो हम जब इसको माइनस करते तो हमको फाइनली क्या मिला? माइनस में आंसर आया। अब माइनस का एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर इसमें मान लेते हैं कि हम लोग एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, बहुत थ्योरेटिकल वैल्यू है। अगर इसमें 200 किलो जूल एनर्जी था, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में 200 किलो जूल एनर्जी था। जब हम लोग इसको रिएक्शन करें तो इसमें एनर्जी बढ़ गया और ये हो गया हमारा एनर्जी बढ़ेगा नहीं, इसमें कम हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 80 हो गया, मान लीजिए 80 किलो जूल। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, चलो माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। प्रोडक्ट हो गया 80 माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा 200, ये आएगा 120 विथ अ माइनस साइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साइक्लोहेक्सीन का रिडक्शन कराते हैं तो एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, और एनर्जी निकल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगा। कितना एनर्जी बाहर निकला? वो है 120 किलो जूल एनर्जी बाहर निकला। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए। एक बार फिर से मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि अगर हम साइक्लोहेक्सीन का रिडक्शन करवाते हैं तो उससे एनर्जी बाहर जाता है, इसका मतलब वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कितना एनर्जी बाहर जाता है? वो है 120 किलो जूल, -120 नहीं, 120 किलो जूल एनर्जी बाहर जाता है और बाहर जा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर माइनस डालते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक और रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेंगे
यहाँ पर यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि अगर एक चॉकलेट का दाम 2 रुपये है तो 8 चॉकलेट का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 रुपीज़। ठीक है, यह है यूनिटरी मेथड। इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं हाइपोथेटिकली। ठीक है, हाइपोथेटिकली अगर एक बॉन्ड को रिड्यूस कराने के लिए हमको इतना एनर्जी बाहर निकल रहा है, 120 किलो जूल बाहर निकल रहा है, तो अगर ऐसा 3 कर दें, मतलब 3 पाई बॉन्ड कर दें, ये बेंजीन, आप ये मत सोचिए कि ये बेंजीन है। ठीक है, आप ये सोचिए कि इसी का एक डिराइवेटिव है, इसको आप बेंजीन की तरह ट्रीट मत करिए। यहाँ पर जब हम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ इसका रिडक्शन करा दिया, ठीक है, अगर इतना में 120 किलो जूल एनर्जी बाहर जा रहा है तो इतना में कितना जाना चाहिए, 3 बॉन्ड है तो 3 टाइम्स, है ना। इसमें भी फाइनली प्रोडक्ट वही बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, जो यहाँ पर था साइक्लोहेक्सीन, रिडक्शन के बाद तो प्रोडक्ट सेम ही होगा। डिफरेंस किस चीज़ में होगा, डिफरेंस होगा जो एनर्जी बाहर निकला है। कितना एनर्जी बाहर निकला इस बार हमारा, इस बार निकलेगा हमारा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इसी का ही कंटिन्यूएशन है। अगर एक बॉन्ड को रिड्यूस करा है तो इतना एनर्जी निकला, तो 3 बॉन्ड को करा देंगे तो कितना निकलेगा हमारा, इतना निकलेगा। ठीक है, ये है हाइपोथेटिकल वैल्यू। ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल बेंजीन में। बेंजीन का भी सेम ही स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर बेंजीन का भी। इसको भी रिड्यूस कराने के लिए 3 मोल्स लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे रिड्यूस नहीं होगा, इसके लिए हमको चाहिए होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर लेते हैं प्लैटिनम। ठीक है, बेसिकली एक ये शॉर्टकट होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को गैस से रिड्यूस करा रहे हैं तो हम लोग को कोई मेटल वाला कैटलिस्ट लेना होता है। इसका रीज़न क्यों है, अगर आपको पता है कि हम क्यों लेते हैं मेटल्स तो आप बताइए, नहीं पता तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अब ये है हमारा बेंजीन। बेंजीन को जब रिड्यूस करा है, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये था हाइपोथेटिकल, अब ये प्रैक्टिकली है। जब हम इसको प्रैक्टिकली रिड्यूस किए तो फाइनली हमको इसमें भी सेमी प्रोडक्ट मिला, वो था हमारा साइक्लोहेक्सीन। तीनों देख रहे हैं सेमी प्रोडक्ट है, साइक्लोहेक्सीन यहाँ भी मिला। बट डिफरेंस यहाँ पर आया एनर्जी का। यहाँ पर जो एनर्जी चेंज था, जो मतलब एनर्जी बाहर निकला, वो था सिर्फ, अब आपको पता है कितना होता है, पहले आप इसको इतना लिख लीजिए, इसको आप लिख ली। तो इसमें जो एनर्जी होता है, वो जो निकलता है एनर्जी, वो होता है -209 किलो जूल पर मोल। चलिए, अब आप इन दोनों एनर्जीज़ को देखिए। माइनस का मतलब है कि एनर्जी बाहर निकला है, तो माइनस हमको ऐसा नहीं है कि माइनस का बड़ा वैल्यू है तो वो छोटा हो जाएगा, वो वाला चीज़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ लीनियर मेथड नहीं है, यहाँ पर माइनस का मतलब है कि एनर्जी बाहर जा रहा है। अब आप इन दोनों एनर्जीज़ को देखिए, माइनस को नहीं देखना है, एनर्जीज़ को देखिए, किसमें ज़्यादा निकल रहा है एनर्जी, किसमें निकल रहा है ज़्यादा, हाइपोथेटिकल वैल्यू में ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है, और जो बेंजीन है उसमें इतना ही एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, ये चीज़ को भी आप याद रखिए। इसको हम फिर से भी कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम समझेंगे कि एनर्जी का क्या फ़र्क होता है स्टेबिलिटी में। हम ये बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी पढ़ क्यों रहे हैं, स्टेबिलिटी को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। एक बॉन्ड को रिड्यूस कराना है तो इतना एनर्जी बाहर निकल रहा है। ठीक है, निकल रहा है। अब इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किए, 3 बॉन्ड कर दिए, उसको रिड्यूस कराएंगे तो 3 टाइम्स एनर्जी लगना चाहिए। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू था। प्रैक्टिकली जब हम इसको रिड्यूस किए प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो हमको सिर्फ और सिर्फ 209 किलो जूल एनर्जी बाहर मिला। डिफरेंस कितना हुआ इनके बीच में, जो एनर्जी डिफरेंस है, बेसिकली इसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये डिफरेंस आता है 151 किलो जूल पर मोल। माइनस में आएगा, इसका मतलब कि इतना एनर्जी हमको कम मिला। कब कम मिला, जब हम एक्चुअल बेंजीन को रिड्यूस कराए तो इतना एनर्जी हमको कम मिला। इतना समझ आ गया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना ये हो गया तो मैं आपको मिटा देता हूँ। ये सब चीज़ को करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो है कि एनर्जी से क्या फ़र्क पड़ता है कंपाउंड में। ठीक है, छोटा सा चीज़ है कि अगर किसी कंपाउंड का एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड का एनर्जी ज़्यादा है तो उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाता है। सीधा सा रिलेशन है, कोई दिमाग लगाने नहीं है। एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, अब जो हम पीछे 3 रिएक्शंस किए थे उसको हम एक बार ग्राफ के फॉर्म में करके देखते हैं। फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या था, हमारा प्रोडक्ट था साइक्लोहेक्सीन। ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यही था साइक्लोहेक्सीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये है हमारा बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब होता है कि ये हमारा रेफरेंस लिया है। ठीक है, कि हम एनर्जी को
इस मॉलिक्यूल के रिगार्ड से मेजर करना चाह रहे हैं, ये हमारा बेस लाइन है, ठीक है। अब हम जब देखें कि ये एनर्जी बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, एनर्जी बढ़ रहा है, किस फॉर्म में बढ़ रहा है, बाहर निकल रहा है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, बाहर निकल रहा है एनर्जी, एक्सोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस लाइन कंपाउंड, मतलब हम इसके रेफरेंस में लिए हैं, और यहाँ पर है एनर्जी जो कि बाहर निकल रहा है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जब हम लोग साइक्लोहेक्सीन को रिड्यूस किए थे, ये H2+H2 करें मतलब रिड्यूस कर रहे हैं बोल रहे हैं, जब हम इसको रिड्यूस किए थे तो हमारा एनर्जी कितना आया था, ये एनर्जी को बता रहे डिफरेंस, ठीक है। एनर्जी कितना आया था, उसमें आया था एक्सोथर्मिक है माइनस लिखने के, फिर भी लिख देते हैं, ये आएगा हमारा -120 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतना एनर्जी बाहर आया, ठीक। हाइपोथेटिकली जब हम लोग इसी कंपाउंड को 3 पाई बॉन्ड कर दिए, हाइपोथेटिकली, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है ये, हाइपोथेटिकली वही रिलेशन कि अगर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना एनर्जी बाहर निकल रहा है तो 3 को करने के लिए -360 किलो जूल बाहर निकलेगा पर मोल, ठीक है। यहाँ पर भी +H2 आएगा, इसका मतलब हम रिड्यूस कर रहे हैं, H2 रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ समझ गए। आप देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बेंजीन में क्या होता है, ये इससे थोड़ा कम हो जाता है, यह है प्रैक्टिकल वाला, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है एक्चुअल बेंजीन को रिड्यूस कराने के बाद जो एनर्जी निकला वो कम हो गया, और वो कितना है, -209 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये है प्रैक्टिकल वैल्यूज़। अब इस ग्राफ को समझते हैं, ये तो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारा बेस कंपाउंड है। अब इसको हम क्या करते हैं, उल्टा तरीके से समझते हैं। अगर हम साइक्लोहेक्सीन का ऑक्सीडेशन किए, क्या किए, ऑक्सीडेशन किए, सिर्फ एक बॉन्ड के लिए, मतलब हाइड्रोजन को हटा दिए, एक बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन को हटाए तो इतना एनर्जी वो गेन किया, ठीक है। इस बार हम एक्सोथर्मिक का बात नहीं कर रहे हैं, अब हम एंडोथर्मिक का बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग रिवर्स रिएक्शन का बात कर रहे हैं कि हम साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन नहीं बना रहे, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सीन बना रहे हैं, ठीक है। तो हमको इतना एनर्जी इसको देना पड़ेगा, कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 120 किलो जूल देना पड़ेगा। अगर सेम ही चीज़ को हाइपोथेटिकली सोचें तो 3 बॉन्ड के लिए इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो अब बात ये है कि जब इतना एनर्जी हम दे रहे हैं तो ये बेंजीन में कम क्यों हो जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम जब एनर्जी दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा इसके पास, हाइपोथेटिकल वैल्यू के पास। और सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी सबसे कम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही समझ आ गया। बेंजीन को देखिए, बेंजीन में इससे तो कम ही एनर्जी है ना, सैचुरेशन अनसैचुरेशन दोनों में है, लेकिन हाइपोथेटिकल वाले से कम है एक्चुअल बेंजीन में एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, और यही स्टेबिलिटी का रीज़न होता है रेजोनेंस एनर्जी। आपको समझ आया इतना चीज़, जो ये एनर्जी कम हो रहा है वही स्टेबिलिटी का फैक्टर है। और ये एनर्जी कम क्यों हो रहा है, ये एनर्जी कम होता है रेजोनेंस के वजह से, ठीक है। ये ग्राफ में सिर्फ यही चीज़ को समझाने के लिए बनाया हुआ था कि ये जो साइक्लोहेक्सीन है जो हाइपोथेटिकल वाला है उसमें एनर्जी इतना आता है, लेकिन बेंजीन में इतना आ जाता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ, जो एनर्जी डिफरेंस हुआ, जो कि आता है -151 किलो जूल पर मोल, ये है हमारा रेजोनेंस एनर्जी।